बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 50 था ये, लेक्चर नंबर 50। अच्छा बेटा, ऐसे है कि आपके पेपर में जो प्रपोजिशन आती है ऑब्जेक्टिव के अंदर, ऑब्जेक्टिव का जो हमारा क्वेश्चन होता है बेटे, उसमें 10 मार्क्स के सिनोनिम्स आते हैं, 5 मार्क्स की सेंटेंस करेक्शन आती है और 5 मार्क्स के बेटा प्रपोजिशन आती है। तो सिनोनिम्स हम जैसे हर चैप्टर के साथ करते रहते हैं और उसको हम साथ साथ आगे कंटिन्यू रखा होता है हमने। करेक्शन ये हमने अभी स्टार्ट नहीं की, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने उसमें करने हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह। और उसके बाद जो 5 नंबर की प्रपोजिशन आती है ऑब्जेक्टिव के अंदर, उसका तरीका क्या होता है, किस किस्म के सवालात प्रपोजिशन में आते हैं और आपने उनका आंसर कैसे देना होता है, उसके ऑप्शन में से आपने उसका आंसर किस तरीके से देना होता है, और उसकी जो तैयारी है, जो उसकी आपने प्रिपरेशन करनी है, वो कैसे करनी है। तो यानी आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो वो ये 5 नंबर की जो प्रपोजिशन आती है हमारे पेपर के अंदर, वो ये टॉपिक है जी हमारा प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन की पेपर के अंदर बेटे कोई डेफिनेशन नहीं आती होती, बल्कि सेंटेंस आते हैं। लेकिन डेफिनेशन को एक दफ़ा देख लें ताकि आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन को अगर डिफाइन करना हो तो हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, उसके आंसर्स कैसे देंगे। प्रपोजिशन इज अ वर्ड that is used before a noun or pronoun to show place, time and direction, etc. वगैरह वगैरह। Preposition is a word that is used before a noun or pronoun to show place, time and direction. Preposition एक ऐसा वर्ड होता है, कौन सा वर्ड, इन, ऑन, एट वगैरह वगैरह। मैं थोड़ा सा ये लिख देता हूं, इन, ऑन, एट, ऑफ, टू वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये वैसे थोड़ी सी आपको समझाने के लिए लिखी है, अदरवाइज प्रपोजिशन इससे ज्यादा है। प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम। चले हम ऐसे करते हैं, हम इसको ना नंबरिंग का नाम दे देते हैं। नंबर 1 प्लेस, नंबर 2 टाइम, नंबर 3 डायरेक्शन। Preposition is a time that is used before a noun or pronoun to show place, time and direction, etc. तो ये डेफिनेशन हो गई कि या तो preposition जो है ये या तो हमें सेंटेंस के अंदर प्लेस को शो करता है, प्लेस के बारे में बताता है, प्लेस को शो करता है, या टाइम के बारे में बताता है, या डायरेक्शन के बारे में। यानी preposition ये जो इन, ऑन, एट वगैरह वगैरह ये सारे दिए हुए हैं, तो ये preposition जो हैं ये डायरेक्शन को, टाइम को और प्लेस को ये डिनोट करते हैं, शो करते हैं। मिसाल के तौर पे ये सेंटेंस नंबर मैंने 1 लिखा है, दिस बुक इज ऑन द टेबल। ये जरा चेक करें ये ऑन क्या है, दिस बुक इज ऑन द टेबल, कि किताब जो है वो मेज के ऊपर पड़ी है। इट मीन्स किस चीज की कहां पड़ी है, मेज के ऊपर। मेज के ऊपर क्या है, यानी कि प्लेस, ये प्लेस को जाहिर कर रहा है। उसके बाद देखें सेंटेंस नंबर 2, आई वॉज बिजी एट 2 o'clock, मैं 2 बजे मसरूफ था। एट किस चीज को बता रहा है बेटे, किस चीज को डिनोट कर रहा है, टाइम को। तो ये प्रपोजिशन टाइम को बता रही है। उसके बाद चेक करें जरा सेंटेंस नंबर 3, ही गोज टू स्कूल, यानी वो स्कूल जाता है, एक डायरेक्शन है। स्कूल प्लेस का नाम भी है, लेकिन वो डायरेक्शन दे रहा है कि वो स्कूल जाता है। तो ये डायरेक्शन, प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन, तो ये उनकी एक समझाने के लिए मैंने आपको जस्ट एग्जांपल्स दी हैं। तो
प्रेपोजिशन जो है ये डेफिनेशन जैसे आपने पढ़ी, तो डेफिनेशन के मुताबिक तीन जो उसने डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट है, प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन। तो तीनों सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस है ये शो कर रहा है प्लेस को, पहले सेंटेंस की प्रेपोजिशन प्लेस को शो कर रही है। सेंटेंस नंबर 2 की जो प्रेपोजिशन है टाइम को डिनोट कर रही है। सेंटेंस नंबर 3 की जो प्रेपोजिशन है वो डायरेक्शन को शो कर रही है। तो अब ये तो एक डेफिनेशन आपको बता दी, थोड़ा सा तरीका बता दिया कि ये ना प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं और किस किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं प्लेस में, कैसे कौन सी प्रेपोजिशन प्लेस को जाहिर करती है, टाइम को, डायरेक्शन को, वगैरह वगैरह। ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे इसकी बात थी। अब पेपर के अंदर, पेपर की प्रिपरेशन के लिए मेरे बेटे हमने जो एक्सरसाइजेस तैयार करनी है, और पेपर में जो सेंटेंस आता है वो इस तरह से आता है। आप जरा ये सेंटेंस नंबर 1 को देखें, ये बिल्कुल पेपर पैटर्न है बेटा, पेपर पैटर्न है। कैसे जी? मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑब्जेक्टिव के हमारे क्वेश्चन में सिनोनिम्स जो आते हैं नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से हमने सिलेक्ट करना होता है। करेक्शन में भी ऐसे ही होता है। तो प्रेपोजिशन में भी बेटे पेपर पैटर्न इस तरह से है कि वो सेंटेंस पूरा आपको एग्जामिनर देगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन देगा, 3 गलत होंगे, उसमें जो मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन होगी, जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द सेंस, जो मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन होगी वो उसको आप नीचे से उठा के सिलेक्ट कर देंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर। आप वो अपना जो बॉक्स वहां फिल करते होता है वो करेंगे, लेकिन यहां तरीका थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। यहां पे हमने जो करना है, तो ये जरा सेंटेंस नंबर 1 को देखें। योर प्लान इज नॉट एग्रीएबल डैश योर फादर्स विशेज। एग्रीएबल होता है बेटे मुनासिब होना। योर प्लान इज नॉट एग्रीएबल डैश योर फादर्स विशेज। अब हमने करना क्या है बेटे, एग्रीएबल के बाद प्रेपोजिशन लगानी है। चले मैं इसका मीनिंग लिख देता हूं, मवाफिक होना। तो मवाफिक होने के लिए मुनासिब होना या मवाफिक होना, मुनासिब होना भी इसका होता है। तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन आएगी एग्रीएबल टू। अब आपने ये देख रहे हैं जी, पहला फॉर है नहीं, ऑन नहीं, विद नहीं, टू। तो जो टू प्रेपोजिशन है एग्रीएबल टू, किसी चीज से मुनासिबत होना, किसी चीज का मुनासिब होना किसी चीज के साथ। देखें योर प्लान, आपका जो मंसूबा है, अगर हम इसको ट्रांसलेट भी करके देख लें, इज नॉट एग्रीएबल टू योर फादर्स विशेज। आपका प्लान, आपका मंसूबा आपके वालिदैन की ख्वाहिशात के मुवाफिक नहीं है। तो आपने यहाँ पे प्रेपोजिशन इसको जो याद करनी है, मीनिंग भी याद करना है और प्रेपोजिशन भी याद रखनी है कि एग्रीएबल के बाद में हमने टू लगाना है। अब सेंटेंस चेंज होके आते रहेंगे तो वो आप उसको देख लेंगे कि एग्रीएबल जहां आ रहा है तो उसके बाद टू लगाएंगे सेंटेंस को मुकम्मल पढ़ के। तो यहां लिख लें या इसको सर्कल कर लें, ऐसे भी ठीक है। उसके बाद आ जाए, जहांगीर इज अफेक्शनेट डैश चिल्ड्रन। अफेक्शनेट मेहरबान या मोहब्बत करने वाला। जहांगीर अफेक्शन किससे? बच्चों के साथ, बच्चों की तरफ। तो अफेक्शनेट टूवर्ड्स, ये टूवर्ड्स, ये जो प्रेपोजिशन है ये यहां पे आएगी बेटे, अफेक्शनेट टूवर्ड्स, बच्चों के साथ मोहब्बत शफकत रखने वाला। सेंटेंस नंबर 3 पे आ जाएं। योर रिमार्क्स आर नॉट एडिक्वेट डैश चिल्ड्रन। एडिक्वेट किसी के लिए मौजू होना, मुनासिब होना, ठीक होना। योर रिमार्क्स आर नॉट एडिक्वेट डैश, एडिक्वेट के साथ क्या आएगा जी? एडिक्वेट विद नहीं आ सकता, ऑन नहीं, टू नहीं, फॉर। एडिक्वेट फॉर, एडिक्वेट फॉर। योर रिमार्क्स आर नॉट एडिक्वेट फॉर चिल्ड्रन, कि आपके जो रिमार्क्स हैं, आपकी जो बात है वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। सेंटेंस नंबर 4, नदीम इज एडिक्टेड डैश हीरोइन। एडिक्ट होता है मेरे बेटे आदी होना किसी बुराई का, बुराई का आदी होना, किसी भी बुरे काम का, हीरोइन का या किसी और चीज का, स्मोकिंग भी आप कह सकते हैं। नदीम इज एडिक्टेड टू, किसी भी बुरे काम का आदी होना। तो क्या आएगा जी? टू हमारे पास है इन, विद, फॉर, टू। ये लास्ट वाला ऑप्शन टू जो है ये एडिक्ट टू,
किसी भी बुरे काम को आदी होने के लिए जो है वो एडिक्ट हो। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6, जहांगीर इज वेल एक्वाइंटेड डैश सलमा। एक्वाइंट होता है बेटे वाकिफ होना, वाकिफ हाल होना, वाकिफ होना। तो इसके लिए बेटे एक्वाइंटेड विद, कि एक शख्स का दूसरे शख्स से वाकिफ होना, एक्वाइंटेड विद। प्रेपोजिशन हम देख लेते हैं जी, ऑफ नहीं आएगा, टू, विद, सी ऑप्शन। तो यहां पे सी ऑप्शन जो है एक्वाइंटेड विद। उसके बाद आ जाए सेंटेंस नंबर 6 के ऊपर, ही इज ऑलवेज एक्यूरेट डैश हिज जजमेंट। एक्यूरेट दुरुस्त होना, बिल्कुल ठीक होना। तो किसी भी मामले के अंदर ठीक होने के लिए एक्यूरेट इन, ऑफ गलत है, ओवर गलत है, इन। सी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इन। एक्यूरेट इन, किसी मामले में दुरुस्त होना। सेंटेंस नंबर 7, शी इज अकॉम्प्लिश्ड डैश सिंगिंग। अकॉम्प्लिश होता है मुकम्मल होना, परफेक्ट होना, मुकम्मल होना। मीनिंग लिखने से क्या होगा, आपको वो याद करने में आसानी रहेगी। अकॉम्प्लिश्ड इन, किसी काम के अंदर, सिंगिंग में, किसी सिंगिंग कह सकते हैं आप, कुकिंग कह सकते हैं, कोई भी चीज कह सकते हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये सी ऑप्शन, इन, अकॉम्प्लिश्ड इन। उसके बाद आ जाए सेंटेंस नंबर 8 पे, ही वॉज एब्जॉर्ब डैश स्टडी। एब्जॉर्ब होता है मेरे बेटे किसी भी मामले के अंदर मगन होना, खोया हुआ होना। एब्जॉर्ब इन, तो हमारे पास विद, ऑन, इन, ये सी ऑप्शन हमारा, ये ऑफ भी गलत है। एब्जॉर्ब इन, मगन होना, खोया हुआ होना। सेंटेंस नंबर 9 पे आ जाए, योर प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेबल डैश मी। काबिले कबूल होना, एक्सेप्टेबल टू, काबिले कबूल होना। टू का ऑप्शन हमारे पास ये ए ऑप्शन, टू, क्योंकि पेपर में ऑप्शन दिया होगा, आपने जस्ट सिलेक्ट करना है एक्सेप्टेबल टू। और ये मीनिंग वगैरह कुछ नहीं लिखना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि थोड़ा सा आपके जहन में बैठ जाए कि कौन से वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी तो उसका मतलब क्या निकलेगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर, इस एक्सरसाइज का, प्रैक्टिस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है, द रूम इज अडॉर्न डैश ब्यूटीफुल पेंटिंग। कि कमरा जो है वो खूबसूरत तस्वीरों के साथ सजा है। तो अडॉर्न विद, सजाया हुआ होना, खूबसूरत बनाया हुआ होना, सजाया हुआ होना, अडॉर्न विद, ये प्रेपोजिशन जो है विद। इस तरीके से मेरे बेटे हमारे पेपर के अंदर, हमारी बुक के अंदर, आपकी बुक के अंदर जो 10-10 सेंटेंसेस की एक्सरसाइजेज दी गई हैं, इसको आप एक्सरसाइज नंबर 1 का नाम दे दें, ताकि हम अगली नेक्स्ट जो प्रैक्टिस करेंगे हम उसको एक्सरसाइज नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो इस तरीके से बेटा ये आपकी आज की जो एक्सरसाइज है ये मुकम्मल हुई। डेफिनेशन आप देख लें, नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, जस्ट हम उसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। डेफिनेशन एक दफा आपको बता दी, एग्जांपल्स बता दी, हर दफा वो साथ रिपीट नहीं होगी, वो जस्ट आपको मैं सेंटेंस दे दिया करूंगा और उसकी प्रेपोजिशन मैं सेलेक्ट करवा दिया करूंगा, और इनके ये जिस जिस वर्ड के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है बेटा उसके मैं मीनिंग जो साथ लिखवा रहा हूं ये भी आप लिखने। मीनिंग याद करने से भी आपको प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन हजारों सेंटेंस की हमने प्रैक्टिस करनी है, तो उससे क्या होगा, मीनिंग लिखने से एक तो आपकी वोकैब में इजाफा होगा, वोकैबलरी में इजाफा होगा। दूसरी बात ये कि मीनिंग लिखने से जो प्रेपोजिशन है उसकी सिलेक्शन के अंदर भी हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। इस तरीके से बेटा, और अब आपका जो पेपर हुआ करेगा, आपके पेपर के अंदर भी प्रेपोजिशंस में से जहां सिर्फ सिनोनिम्स आते थे उसके साथ ये भी ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही हम करेक्शन स्टार्ट करेंगे तो फिर पेपर के अंदर वो करेक्शन में से भी सेंटेंस आपके पेपर के अंदर जो 20 मार्क्स का पेपर होता है उसके अंदर वो ऐड हो जाएंगे। लिहाजा आप इसको कोशिश करें, साथ साथ अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड बेटे, अगर नहीं है तो इसको नोट कर लें, एज इट इज नोट करके मीनिंग भी साथ लिखते जाएं, जो मैं आपको आंसर्स बताता गया वो आंसर भी साथ नोट करते जाएं। उसके अलहदा से की बनाने की बेटे जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।